दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे के चमत्कार की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रतनपुर नामक एक गांव में मिस्टी नाम की एक लड़की रहती थी। मिस्टी दिखने में जरा सांवली थी। मिस्टी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मिस्टी का एक बहुत पुराना सा छोटा सा घर था। मिस्टी गांव वाले लोगों के घर जाती और उनका बचा कुचा हुआ खाना ही खा लेती थी। इसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। भिखारन के जैसे जिंदगी गुजारते गुजारते मिस्टी अब 50 साल की हो गई थी। इसलिए अब मिस्टी से लोगों का बचा हुआ खाना नहीं खाया जा रहा था। मिस्टी का भूख के मारे बुरा हाल था। ऐसे ही एक दिन मिस्टी सोचती है कि क्यों ना आज मैं जंगल चली जाऊं और वहाँ से फल तोड़कर ही खा लूं, क्योंकि अब लोगों की सूखी रोटियां मुझसे खाई नहीं जाती है। ये बोलकर मिस्टी जंगल की तरफ चल पड़ी, लेकिन मिस्टी को जंगल में कोई भी फल नहीं मिला। आखिर में भूख के मारे मिस्टी जंगल में ही बैठ गई। मिस्टी वहाँ ही बैठी होती है कि तभी मिस्टी के पास एक कबूतर आकर गिर पड़ती है। मिस्टी जैसे ही ऊपर देखती है तो एक खौफनाक कौवा उस कबूतर पर हमला करने आ रहा होता है। मिस्टी जल्दी से एक पत्थर उठाकर उस कौवे को मार देती है और कौवा वहाँ से वापस उड़ जाता है। फिर मिस्टी कबूतर से प्यार करती है और अपने पास रखा हुआ पानी उस कबूतर को पिला देती है। तभी वो कबूतर एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है। मिस्टी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने उस शैतान से मेरी जान बचा ली। वो कौवा हमारे दुश्मन राज्य शैतान लोक का राजा था, जो कौवे के रूप में मुझ पर हमला करना चाहता था, और तुमने मुझे उससे बचा लिया। बताओ, अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके बाद मिस्टी परी से बोलती है, अब मैं गांव वालों का बचा हुआ खाना तो खा नहीं सकती। क्यों ना मैं परी से कोई जादुई चीज बोलूं जो मुझे रोज ताज़ा ताज़ा खाना दे सके, जिससे मैं अपना पेट भरकर जिंदा रह सकूं। फिर परी अपनी जादुई शक्ति से मिस्टी को एक जादुई लहंगा दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है मिस्टी। ये लहंगा पहनते ही तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाओगी और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। याद रखना, इस जादुई लहंगे को उतारते ही तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। इसलिए जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी तुम खुशी से गुजारो। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है और परी के जाते ही मिस्टी वो जादुई लहंगा पहन लेती है। मिस्टी के जादुई लहंगा पहनते ही मिस्टी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है। फिर मिस्टी खुशी से अपने गांव की तरफ चल पड़ती है और अपने घर पहुंचकर मिस्टी देखती है कि उसका घर एक आलीशान महल में बदला हुआ है। मिस्टी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने महल के अंदर चली जाती है। अगले दिन गांव के लोग महल के बाहर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं कि लगता है वो भिखारन अपनी झोपड़ी किसी राजकुमारी को बेचकर यहाँ से चली गई है। मिस्टी अपने महल में खुशी से रहने लग गई। एक दिन एक राजकुमार मिस्टी के महल के पास से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर मिस्टी पर पड़ जाती है। राजकुमार मिस्टी को देखकर बोलता है, अरे, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। राजकुमार को मिस्टी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और वो मिस्टी को उससे शादी करने के लिए बोलता है। मिस्टी राजकुमार से शादी के लिए राजी हो जाती है। इस तरह उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन मिस्टी अपने बारे में सब कुछ राजकुमार को नहीं बताती है। फिर मिस्टी और राजकुमार एक शानदार महल में हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। एक दिन मिस्टी अपना जादुई लहंगा उतारकर नहाने के लिए चली जाती है। तभी मिस्टी की कामवाली मिस्टी के कमरे में आ जाती है
और कमरे की सफाई करने में लग जाती है। उसके बाद वो मिस्टी का लहंगा उठाकर समेट देती है। फिर जब मिस्टी नहाकर कमरे में वापस आती है तो उसका शरीर पहले जैसे 50 साल का नजर आ रहा होता है। वो जल्दी से अपने लहंगे को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो लहंगा कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी राजकुमार कमरे में आ जाते हैं। अरे तुम कौन हो? हमारे कमरे में तुम क्या कर रही हो? मिस्टी राजकुमार को सामने देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो राजकुमार से कहती है, राजकुमार, मैं आपकी मिस्टी हूँ। क्या? मेरी मिस्टी? मेरी मिस्टी इतनी बूढ़ी नहीं हो सकती है। राजकुमार, आप बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अपना लहंगा पहनकर अभी आई। फिर जब मिस्टी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजकुमार के सामने आती है तो राजकुमार अपनी मिस्टी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मिस्टी से इस बात का राज पूछने लगते हैं। फिर मिस्टी सोचती है, लगता है मुझे अब राजकुमार को सब कुछ सच सच बताना होगा। उसके बाद मिस्टी राजकुमार को अपने जादुई लहंगे की सारी बात बता देती है और फिर जोर जोर से रोने लग जाती है। राजकुमार, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी ये बात आपसे छुपाई। राजकुमार, क्या आप मुझे अब छोड़ देंगे? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राजकुमार। नहीं मिस्टी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम जैसी भी हो तो मेरी मिस्टी ना। वो प्यार ही क्या जो वफा ना करे। फिर उस दिन के बाद से मिस्टी अपने राजकुमार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। अरे बेटा, देख, तेरी फ्लाइट को आने में पूरा 1 घंटा है। आखिरी बार अपनी माँ को अपने बेटे से अच्छे से मिलने तो दे। तू तो जानता ही है, तू वहाँ जाने के बाद मुझे भूल जाएगा, लेकिन तेरी माँ तेरे इस चेहरे को तेरे आने तक अपने मन में छुपा लेगी। अरे माँ, आप भी ना ये फिल्मी ड्रामा कर करके मुझे रुला दोगी। देखो, मैं पहली बार आपसे दूर जा रहा हूँ। मुझे इस तरह मत भेजो कि मैं वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करूँ। अरे बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, वहाँ जाने के बाद तू गोरी लड़कियों के पीछे तो नहीं भागेगा ना? क्योंकि वो गोरी मैडम तेरा जीना हराम कर देंगी। उन गोरी मैडम से थोड़ी दूरी ही बनाकर रखना। अरे माँ, आप भी ना। चलो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो आपकी बातों के चलते मेरी फ्लाइट ही मिस हो जाएगी। रमन ऐसा कहकर अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए चला जाता है और वही बेचारी गायत्री फ्लाइट के बाहर अपने बेटे को जाते हुए देखती रह जाती है, जिसके कुछ देर बाद वो घर वापस आ जाती है। रमन अमेरिका में अकाउंटेंट की जॉब के लिए गया था। वहाँ उसकी जॉब की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है। हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? तो इस तरह रमन की जॉब पर उसे एक लीजा नाम की अंग्रेजन दोस्त मिल जाती है, जो उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। देखते ही देखते रमन को लीजा से प्यार होने लगता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद वो लीजा को अपनी मातृभाषा हिंदी बहुत ही अच्छे से सिखा देता है। रमन, हमारी शादी को पूरा 3 साल हो गया है और तुमने मुझे अभी तक अपनी माँ से भी नहीं मिलवाया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओ। बेबी, क्या करोगी तुम माँ से मिलकर? वैसे तुम्हें ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना था ना? चलो मैं तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन करवा देता हूँ। लीजा की बात टालने के लिए रमन उससे ऐसा कह देता है, जिसके बाद उसे वो सब पूरा भी करना पड़ता है। अमेरिका में ही रमन लीजा को हाई लेवल ब्यूटी पार्लर कोर्स करवा देता है। एक दिन अचानक से रमन की माँ की कॉल आती है। बेटा, मैंने तो तुझे कहा ही था कि तू अमेरिका जाने के बाद अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल ही जाएगा। देख, वहाँ किसी अंग्रेजन के चक्कर में मत पड़ना। मैंने तेरे लिए एक बहुत ही प्यारी, सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ कर रखी है। जितनी जल्दी हो सके अमेरिका से वापस आ जा बेटा।
अरे माँ, मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकता हूँ। आप मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। मुझे कुछ नहीं पता बेटा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू कुछ ही दिनों में अपनी माँ की अर्थी पर गांव वापस लौटेगा, लेकिन तुझे गांव तो आना ही होगा। एक तरफ तो रमन ने अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर ली थी, तो दूसरी तरफ उसकी माँ उससे उसकी शादी के लिए ही वापस बुला रही थी। बेचारा रमन फंस जाता है और ना चाहते हुए भी उसे लीजा के साथ अपनी माँ के घर वापस आना पड़ता है। जैसे ही गायत्री अपने बेटे रमन को देखती है तो उसे गले से लगा लेती है। आखिरकार बेटा तू मुझसे मिलने आ ही गया। मैं तेरी राह कब से देख रही थी। क्या तुझे अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती? माँ, मैं क्या करूँ, मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती थी। वैसे माँ, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। इससे मिलिए, ये है लीजा, आपकी बहू। ये सुनते ही गायत्री अचंभित रह जाती है, मानो उसके ऊपर बिजली टूट पड़ी हो, और वो रमन से कहती है, हे भगवान, एक अंग्रेजन को तू मेरे घर पर उठा कर ले आया है। तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। हर बात तूने केवल अपनी ही सुनी। लेकिन ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ले जा इस विलायती अंग्रेजन को। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़की अब इस घर की बहू है और इस बात को आप नकार नहीं सकती। रमन लीजा के बारे में गायत्री को अच्छे से समझाता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी गायत्री को रमन की बात माननी ही पड़ती है और लीजा को घर में आने की इजाजत भी देनी पड़ती है। लेकिन गायत्री को लीजा एक आग भी नहीं भाती थी, क्योंकि वो गोरी चमड़ी और विलायती थी। माँ जी, आप यहाँ पर बैठी हैं, बताइए क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ? क्या मैं आपको चाय बनाकर लाकर दूँ? नहीं नहीं बहू, चाय क्यों? एक काम कर, चाय बनाने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना, ताकि मैं मर जाऊं और तेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर बेचारी लीजा हैरान रह जाती है और वो गायत्री से कुछ भी नहीं कह पाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रमन को अमेरिका से कॉल आता है, जिसके चलते उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशान न हो तो और क्या करूं? तुम्हें पता है, मुझे अमेरिका की नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मैं वहाँ का अकाउंटेंट नहीं हूँ। ये सुनते ही लीजा भी बिल्कुल हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री भी ये सब कुछ सुन लेती है और रमन से कहती है, बेटा तू मान या ना मान, ये सब इस गोरी चमड़ी की साजिश है। ये अंग्रेजन तेरे साथ एक गेम खेल रही है। इसे इस घर से निकाल दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, आप तो चुप ही नहीं होती हो। जब देखो बेचारी लीजा के पीछे ही पड़ी रहती हो। उसने कुछ भी नहीं किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रमन ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गायत्री भी चली जाती है, लेकिन बेचारी लीजा अपनी सास के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके घर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे पैसों की तंगी होना और घर का राशन खत्म हो जाता है। माँ जी, घर का राशन खत्म हो गया है, अब मैं क्या बनाऊं? अब मैं तुझे क्या बताऊं? एक काम कर, मुझे ही बना डाल, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं और ना ही मेरे निकम्मे बेटे के पास एक फूटी कौड़ी है। माँ जी, वैसे मैंने खुद सोचा था, जब तक रमन जी को नौकरी नहीं मिल जाती, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूं और अपना खुद का काम कर लूं। क्या कहा तूने? तू ब्यूटी पार्लर खोलेगी? अरे और इज्जत का जनाजा निकालना है क्या? मेरे तो इस घर में आराम से रह ले। वैसे ही तुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं। गायत्री लीजा को डांट देती है, जिसके बाद बेचारी लीजा रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है।
ऐसे ही दिन प्रतिदिन दिन बीतते रहते हैं, लेकिन घर की परेशानियां खत्म नहीं हो पाती। एक दिन गायत्री से मिलने उसकी सहेली मीनू उसके घर पर आती है। अब क्या बताऊं बहन तुझे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल मुझे शादी में जाना है और हमारे यहाँ कोई पार्लर वाली ही नहीं है जो मुझे अच्छे से तैयार कर सके और मेरा ब्लीच फेशियल भी कर सके। अरे तो जरूरत भी क्या है, अब तो हम बूढ़ी हो चुकी हैं। अब हम कौन सा पहले की तरह जवान हैं जो मेकअप और ये सब करवाएंगे। अरे गायत्री, ये तो तुम्हारी सोच है। मैं तो अभी जवान हूँ और शादी में अच्छे से तैयार होकर जाना चाहती हूँ। तभी लीजा वहाँ पर आ जाती है और ये सब सुन लेती है, जिसके चलते लीजा मीनू से कहती है, माँ जी, मैंने पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ है। अगर आप चाहो तो मैं आपका मेकअप भी कर सकती हूँ और ब्लीच फेशियल भी। लो जी, कर लो बात। बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वही बात हो गई आज तो। मैं पूरे गांव में पार्लर वाली ढूंढ रही थी, पर गायत्री तेरी बहू तो खुद ही एक पार्लर वाली है। मगर ये तो अंग्रेजन है, इसे तो और अच्छा काम करना आता होगा। ऐसा कहने के बाद मीनू अपना मेकअप और ब्लीच फेशियल लीजा से ही करवाती है। इसके चलते लीजा मीनू का बहुत अच्छा मेकअप भी करती है और बहुत अच्छे से ब्रिजभूषण भी कर देती है। ये सब देखकर मीनू बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे 2000 रुपए देकर जाती है। अरे बहू, जितनी जल्दी हो सके तू अपनी दुकान खोल ले, बहुत अच्छे से चलेगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं लीजा उन पैसों से घर का राशन ले आती है। ये सब देखकर गायत्री को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो लीजा को उसकी दुकान खोलने की परमिशन दे देती है और अपना मंगलसूत्र बेचकर उसकी दुकान का सारा सामान भी लेकर आती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी कला को नकारा। आज से तू अपना खुद का पार्लर चलाएगी और तुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर क्या था, लीजा गांव में खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, जिसके चलते उसके पार्लर में अच्छे खासे कस्टमर बन जाते हैं और वो खूब पैसा कमाने लगती है। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और लीजा अपने पति रमन और सास गायत्री के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले किसी गांव में पुष्पा नाम की एक औरत अपने 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ रहती थी। पुष्पा की तीनों बहुएं बहुत ही आज्ञाकारी और सुशील थी। साथ ही वो तीनों पुष्पा की बहुत सेवा करती थी। फिर कुछ समय बाद वो तीनों गर्भवती हो जाती हैं। दूसरी तरफ घर का बढ़ता खर्चा देख पुष्पा के तीनों बेटे ज्यादा पैसा कमाने के लिए शहर चले जाते हैं। अपने बेटों के जाते ही पुष्पा अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है और अपनी बहुओं पर अत्याचार करने लगती है। दूसरी तरफ पुष्पा के तीनों बेटों को शहर में अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो तीनों अपनी पत्नियों की अच्छी देखभाल के लिए सारी आमदनी पुष्पा के खाते में भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुष्पा उन पैसों को अपने स्वार्थ के लिए खर्च करने लगती है और बाजार से महंगी महंगी साड़ियाँ लाना शुरू कर देती है। फिर एक दिन, मम्मी जी, आज हम तीनों को डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने जाना है। आप हमें चेकअप के साथ साथ दवाइयों के लिए भी पैसे दे दीजिए। अरे तुम तीनों तो जब देखो पैसे खर्च कराने के बहाने ढूंढती रहती हो। ये डॉक्टर लोग तुम जैसी औरतों को बेवकूफ बनाकर अपनी जेब भरते हैं। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। और वैसे भी पहले के जमाने में कोई औरत डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, फिर भी उनके बच्चे हट्टे कट्टे पैदा होते थे। इसीलिए चुपचाप घर पर ही रहो। इस तरह पुष्पा अपनी तीनों बहुओं को डांट कर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के इस बुरे बर्ताव से तीनों लोगों को बहुत दुख होता है।
लेकिन वो चुपचाप अपनी सास की कड़वी बातें सहन कर लेती है। दूसरी तरफ पुष्पा उन तीनों को खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं देती थी, जिस वजह से धीरे धीरे वो तीनों कमजोर पड़ने लगती हैं। फिर एक दिन उन तीनों की हालत देख पड़ोस में रहने वाली नरमा नाम की औरत से रहा नहीं जाता और वो पुष्पा से कहती है, अरे पुष्पा बहन, तुमने अपनी तीनों बहुओं का क्या हाल बना रखा है। ये तीनों तो दिन ब दिन कांटे की तरह सूखती जा रही हैं। तुम इन्हें सही समय पर डॉक्टर के पास ले जाया करो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। देख नरमा, तू अपने काम से काम रख। इस तरह कोई मेरे घर पर ताक झांक करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दोबारा अगर तूने मेरे घरेलू मामले में दखल देने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। पुष्पा की बात सुनकर बेचारी नरमा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन हमारी सास तो दिन ब दिन लालची और मतलबी बनती जा रही है। हमारे पति जो पैसे भेजते हैं, हमारी सास वो सारे पैसे अपने पास रख लेती हैं और हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देती। हाँ, तुमने सही कहा। हमारी हालत पर हमारी सास को जरा भी तरस नहीं आता। ऊपर से वो हमें रोज पेट भरकर खाना भी नहीं देती। अब हम क्या करें? मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। मैंने सुना है गांव के पास वाले मंदिर में रोज गरीबों को स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता है। हम तीनों रोज वहां जाकर खाना खा लिया करेंगे। इससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी और हमारे बच्चे कमजोर भी नहीं होंगे। फिर अगले दिन वो तीनों गांव के पास वाले मंदिर में खाना खाने जाने लगती हैं कि तभी पुष्पा उन्हें रोक लेती है। अरे, घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम तीनों सैर सपाटा करने जा रही हो। चलो चुपचाप घर के सारे काम खत्म करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह पुष्पा उन तीनों को रोक लेती है। उसके बाद मजबूर होकर वो तीनों काम करने लगती हैं। फिर काफी समय के बाद आखिरकार उनका काम खत्म हो जाता है और वो तीनों मंदिर में खाना खाने पहुंच जाती हैं। लेकिन तब तक मंदिर का सारा खाना खत्म हो चुका था। ये देख तीनों को बहुत दुख होता है। अरे, ये क्या हो गया? मंदिर का सारा खाना तो खत्म हो गया। हमने आने में बहुत देर कर दी। फिर वो तीनों उदास होकर वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक परी प्रकट हो जाती है। ठहरो, तुम तीनों को यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक अपने सामने परी को देखकर तीनों बहुत हैरान हो जाती हैं। अरे, मैंने आज से पहले कभी भी कोई परी नहीं देखी। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मैं दुखी लोगों की मदद करने वाली एक जादुई परी हूँ। मैं अपनी दिव्य शक्ति से तुम तीनों के बारे में सब कुछ जान गई हूँ। तुम्हारी सास बहुत बुरी है और इस हालत में भी तुम तीनों के ऊपर हमेशा अत्याचार करती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम तीनों के सारे दुख दूर कर दूंगी। उसके बाद परी उन तीनों को 3 जादुई छड़ी दे देती है। इन जादुई छड़ी की मदद से तुम तीनों अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। सबसे पहले तुम तीनों अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लो, ताकि तुम्हें अपनी चांडाल सास के साथ ना रहना पड़े। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद वो तीनों बहुएं अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से अपने लिए एक आलीशान घर बनाकर तैयार कर देती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद वो तीनों जादुई छड़ी की शक्ति से
उस घर में सुख सुविधा की सारी चीजें प्रकट कर लेती है। अब ये घर सुख सुविधा से पूरी तरह परिपूर्ण हो गया है। अब हमें यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए हम तीनों को अपने पतियों को यहाँ बुला लेना चाहिए। उसके बाद वो तीनों अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक उड़ने वाली जादुई कालीन प्रकट कर लेती हैं और उस पर बैठकर हवा में उड़ती हुई अपने पतियों के पास पहुँच जाती हैं और उन्हें पुष्पा के अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता देती हैं। अपनी माँ पुष्पा की हरकतों के बारे में सुनकर तीनों बेटे उससे नफरत करने लगते हैं। हमारी माँ इतनी बुरी है, हमें ये नहीं पता था। सच में उसने तुम तीनों पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब हम अपनी माँ के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। उसके बाद वो तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ जादुई कालीन पे बैठकर उनके नए घर में पहुंच जाते हैं और फिर वो सभी हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही पुष्पा को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फौरन अपनी बहुओं के नए घर में पहुंच जाती है और उन्हें धमकाते हुए घर चलने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पुष्पा के तीनों बेटे आ जाते हैं। माँ, तुम एक स्वार्थी और जालिम औरत हो। तुमने हमारी गैर हाजिरी में हमारी पत्नियों पर बहुत अत्याचार किया है, इसीलिए अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। इस तरह वो तीनों बेटे दुष्ट पुष्पा को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। पुष्पा बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। मेरी उन तीनों बहुओं ने मेरे बेटों को मुझसे अलग कर दिया। अब मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आज रात को ही उन्हें जान से मार दूंगी। इस तरह पुष्पा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपनी तीनों बहुओं को मारने का इरादा कर लेती है। फिर रात होते ही पुष्पा चोरी छुपे अपनी बहुओं के घर में पहुंच जाती है। तभी उसे उन तीनों की चमत्कारी जादुई छड़ी दिखाई देती है। लगता है इन तीनों चुड़ैलों को इसी जादुई छड़ी से शक्ति मिलती है। इनकी जादुई छड़ी की मदद से मैं बहुत अमीर बन सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इन तीनों का खात्मा करूँगी। इतना कहकर पुष्पा एक जादुई छड़ी उठा लेती है। चलो जादुई छड़ी, जल्दी से मेरी इन तीनों बहुओं को जलाकर राख कर दो। पुष्पा के इतना कहते ही जादुई छड़ी से आग बाहर निकलने लगती है। ये देख पुष्पा बहुत खुश होती है, लेकिन अगले ही पल वो आग पुष्पा के बालों पर जा गिरती है, जिस वजह से पुष्पा के बाल जलने लगते हैं। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? ये जादुई छड़ी तो मुझे जलाकर मारना चाहती है। अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह पुष्पा जोर जोर से रोने लगती है। देखते ही देखते पुष्पा के सर के सारे बाल जलकर राख हो जाते हैं और साथ ही उसका चेहरा बदसूरत बन जाता है। तभी उस जादुई छड़ी से एक आवाज आती है। मैं तुझे बचने का एक मौका दे रही हूँ, चल भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे पूरी तरह जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे मेरी गलती का सबक मिल गया है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस तरह पुष्पा बुरी तरह डर जाती है और हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाती है। फिर कुछ समय बाद पुष्पा की तीनों बहुएं 3 खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं।